पाठ 12 बस स्टॉप से बांध तक। उस दिन मेधा के उत्साह का क्या कहना। उसने अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में खेले जाने वाले एक नाटक में मुख्याध्यापिका का अभिनय करके खूब वाहवाही लूटी थी। इसके अलावा उसे और भी कई इनाम मिलने वाले थे। वह 2 वाद विवाद प्रतियोगिताओं, एक भाषण और एक निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आई थी। इसके अलावा अपने स्कूल की पत्रिका में छपी सबसे अच्छी रचना के लिए भी उसे एक इनाम दिया जाना था। उस पत्रिका में मेधा के लिखे कई लेख और कविताएं छपी थीं। पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और खुशी से झूमती हुई मेधा ने वहां पहुंचकर अपने इनाम लिए। इसके बाद पत्रिका में छपी सबसे अच्छी रचना के नाम की घोषणा हुई। मेधा की लिखी रचनाओं में से एक रचना संतरा आनी लींबू, संतरा और नींबू को इनाम के लायक समझा गया। मेधा उस इनाम को लेने के लिए मंच पर जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन इनाम के लिए नाम पुकारने वाली ने उसके नाम के बजाय उसी के साथ कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक दूसरी लड़की सुनीता का नाम पुकारा। मेधा सन्न रह गई। यही हाल सुनीता का भी था। उस बेचारी लड़की ने उससे कहा, मेधा, यह तो तुम्हारी लिखी कविता है, यह इनाम मैं कैसे ले सकती हूँ? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेधा किसी तरह सूखे गले से बोली। सुनीता को वह इनाम लेने के लिए दौड़ना पड़ा, जिसकी असली हकदार मेधा थी। अब मेधा स्कूल के अधिकारियों से इनकी शिकायत करने के लिए बेचैन थी। यह सारी गलती उसकी एक शिक्षिका की थी। मेधा की पूरी कॉपी कहानियों और कविताओं से भरी हुई थी। उसकी शिक्षिका यह देखकर बड़ी प्रभावित हुई। उसने मेधा से कहा, ये सभी बहुत अच्छी हैं। मैं पत्रिका में इनमें से कुछ को छापना चाहती हूँ, मगर चूंकि एक ही नाम से ये सारी रचनाएं नहीं छप सकती, इसलिए तुम कहो तो मैं इन्हें अलग अलग छात्राओं के नाम से छाप दूं। मेधा ने हामी भर दी। यही कारण था कि संतरा आनी लींबू सुनीता के नाम से छपी, जिस पर उसे अभी इनाम मिला। मेधा अपने साथ हुए अन्याय से बहुत दुखी थी। अगर उसकी शिक्षिका ने ही वहां मौजूद लोगों के सामने सही विजेता का नाम बता दिया होता तो कोई बात नहीं थी, मगर उन्होंने अपनी जबान नहीं खोली। मेधा उस समय खुद इतनी खींची हुई और परेशान थी कि वह खड़ी होकर यह कह नहीं पाई कि उस इनाम पर उसका हक है। घर पहुंचकर वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, वह कविता मेरी लिखी हुई थी। मुझे इनाम न मिलने का उतना दुख नहीं है जितना इस बात से है कि आप सब सुनीता को ही उसकी कवियत्री समझ रहे होंगे। इस बारे में न शिक्षिका ने कुछ कहा, न ही सुनीता ने। यह सुनकर उसकी माँ श्रीमती खानोलकर को बहुत गुस्सा आया। वे बोली, मैं कल ही तुम्हारी मुख्याध्यापिका से जाकर सारी बात कहती हूँ। उसके एक दिन बाद मुख्याध्यापिका ने प्रार्थना सभा में घोषणा की कि पत्रिका में छपी सबसे अच्छी रचना की विजेता मेधा थी, न कि सुनीता। सभी ने मेधा की न्याय पाने की भावना का समर्थन किया। हंसमुख, चहकने वाली और उत्साह से भरी लड़की मेधा हमेशा से ही न्याय और हक की बात के लिए बेहद संवेदनशील रही। न्याय न मिलने तक सच के लिए उसकी लड़ाई जारी रहती थी। उसकी मां डाक खाने की नौकरी के अलावा समाज सेवा में लगी रहती थीं और उसके पिता एक सक्रिय मजदूर यूनियन के नेता थे। उनके ही कारण उसके मन में बचपन से ही जरूरतमंद लोगों के प्रति सहानुभूति रखने और उनकी सहायता के लिए हर दम तैयार रहने की भावना पनपी। इस कारण ही वह चेंबूर, मुंबई की अपनो मध्य वर्गीय कॉलोनी की सबसे लोकप्रिय लड़की बन गई। अपनी हमउम्र दूसरी लड़कियों के विपरीत वह हमेशा किसी न किसी वाद विवाद या भाषण प्रतियोगिता की तैयारी में या फिर पड़ोस की लड़कियों की हथेलियों पर मेहंदी रचने में व्यस्त रहती थी। उसके बनाए मेहंदी के नमूनों की धूम रहती थी। अपने मोहल्ले के सांस्कृतिक आयोजनों में उसकी बड़ी मांग रहती थी। वह अच्छी गायिका और अभिनेत्री भी थी। जब वह 12 साल की थी तो एक पुस्तकालय खोलने का जबरदस्त विचार उसके मन में आया, मगर उसके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए वह पुरानी पत्रिकाएं इकट्ठा करके उनमें से कार्टून और चित्रकथाएं काटकर उन्हें सादी कॉपियों में चिपकाने लगी। बच्चों को पसंद आने वाले कॉलम, स्तंभ और लेख आदि भी काटकर उसी तरह चिपका देती। वह ऐसी किताबें न सिर्फ अपनी कॉलोनी के बच्चों में बल्कि साथ लगी झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों में भी बांटने लगी।
मेधा के पास करने के लिए इतना कुछ था कि कभी कभी उसे लगता कि इन्हें पूरा करने के लिए समय कितना कम है। किसी प्रतियोगिता में तैयारी के लिए मेधा का अपना ही तरीका था। वह एक आईने के सामने खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब को अपना दर्शक समझती थी और उसी को देखते हुए अपना भाषण गहरी सांस लेते हुए प्रारंभ करती थी। वह बोलते हुए आईने की लड़की की आंख से अपनी आंख भी मिलाए रहती थी। मेधा के माता पिता सिर्फ इनाम और पदक जीतने की बात उससे नहीं कहते थे, बल्कि सबसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उसका हौसला बढ़ाते थे। बेहतरीन प्रदर्शन करने के कारण जिस संख्या में उसे इनाम मिला करते थे, कभी कभी वह इससे खुद ही चकित रह जाती थी। मेधा अपने हिस्से के घरेलू काम करने में भी पीछे नहीं रहती थी। वह एक दिन जब अपना कामकाज निपटा रही थी, उसने अपनी सहेली अलका को खुद को खेलने के लिए बुलाते हुए सुना। मेधा अपनी बालकनी से नीचे झांककर उससे बोली, अलका, इस वक्त नहीं, अभी मुझे काफी काम करने हैं। अलका ने पूछा, हम लोग शाम को फिल्म देखने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलोगी? नहीं, मैंने भंडारकर आंटी को उनके नए पर्दे टांगने में मदद करने का वादा किया है। सुरेखा दीदी ने भी मुझे मेहंदी लगाने के लिए कहा है। इसके बाद मुझे स्कूल का अपना काम भी करना है। कभी कभी वह अपने से छोटे बच्चों के साथ भी खेला करती। वह इतनी खुश मिजाज और खेल भावना की पक्की थी कि सभी उसे अपनी टीम में लेना चाहते थे। छुट्टी का दिन होने की वजह से उस दिन उसकी कॉलोनी में कई फेरी वाले आवाज लगाकर अपना सामान बेच रहे थे। वे कभी कभी उसकी माँ के पास भी आया करते, जो उनकी समस्याएं सुनने में रुचि लेती और उन्हें सुलझाने में उनकी मदद करती। इसीलिए उस क्षेत्र के मजदूर अक्सर अपनी परेशानियों के हल के लिए उनके पास आया करते थे। उस दिन भी एक ऐसी ही औरत जो पुराने कपड़ों के बदले स्टील के बर्तन बेचा करती थी, उनसे मिलने आई। मेधा की माँ उससे बोली, उससे कहते वह थोड़ी देर बाद आए, मैं इस समय खाली नहीं हूँ। मेधा ने यही बात उससे चिल्ला कर कह दी, क्योंकि वह खुद भी रसोई घर में व्यस्त थी। मेधा, तुम्हें इस तरह जाहिलों की तरह चिल्लाकर बोलने के लिए किसने कहा? क्या मैं खुद उससे चिल्लाकर नहीं कह सकती थी? मैंने अपनी बात कहने के लिए तुमसे क्यों कहा? इसलिए कि तुम खुद बाहर जाकर उससे कह आओ। किसी भी आदमी से, खासकर उस जैसी कामकाजी स्वाभिमानी औरत से बात करने का यह तरीका ठीक नहीं। आगे से फिर कभी ऐसा मत करना, समझ गई? मेधा ने उनके गुस्से को महसूस कर लिया। श्री खानोलकर अक्सर जरूरी बैठकें अपने घर में किया करते थे। मेधा को उनमें मौजूद रहना अच्छा लगता था, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि उसके पिता कैसे तमाम परेशानियों का हल इतनी आसानी से निकाल लिया करते हैं। उसे अपने पिता की लोकप्रियता पर गर्व महसूस होता था। उस दिन शाम होते ही उसके घर में लोगों का आना शुरू हुआ। जल्दी ही कमरा भर गया। लोगों ने बड़ी विनम्रता से एक दूसरे का स्वागत किया, लेकिन बैठक शुरू होते ही पूरा माहौल हंगामे में बदल गया। मेधा वहीं एक कोने में अपने भाई के साथ बैठी हुई थी। गर्मा गर्म बहस चल रही थी। उस दिन की बातें किसी कारखाने में पैदा हुई कठिनाइयों के बारे में थीं। तुम्हें प्रबंधन के प्रस्ताव को मानने से पहले छपी प्रति, जिसे प्रबंधन ने तुम्हारे सामने पेश किया था, को अच्छी तरह देख लेना चाहिए था। श्री खानोलकर एक तगड़े आदमी पर बरस रहे थे। तुमने सोचा भी है कि यह किस तरह प्रबंधन के साथ हुए सौदे को नुकसान पहुंचाएगा? उनकी कठोर वाणी सुनकर मेधा का दिल जोर से धड़क रहा था। बेचारा आदमी अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया था। श्री खानोलकर उसकी बात पूरी होने के बाद उसकी गलतियां सिलसिलेवार समझाने लगे। अंत में वह आदमी उनसे निपटने के लिए सुझाव मांगने लगा। थोड़ी देर बाद जब वे सब चले गए, तब मेधा ने अपने पिता से पूछा, पापा, आपने उस आदमी को इतनी बुरी तरह से क्यों डांटा? बेटी के उदास चेहरे की ओर देखकर वे बोले, जब तुम ऐसा कोई काम कर रही हो जिसका हजारों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है, तब सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। मगर यह कैसे लिया जा सकता है? मेधा जानना चाहती थी। संगठन का नेता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने प्रति नहीं होती,
बल्कि उन मजदूरों के प्रति भी होती है जो अपनी समस्याओं के हल के लिए हमारे ऊपर भरोसा किए रहते हैं और बेहतर समझौते की आशा करते हैं। इसलिए नेताओं के कंधों पर जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ होता है। उन्हें अधिक से अधिक ईमानदार होना होगा और उन लोगों से किए गए वायदों के प्रति निष्ठावान होना होगा जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसी हालत में कोई लापरवाह कैसे हो सकता है? इस बात का मेधा कोई जवाब देती इसके पहले उन्होंने कहा, चलो मुझे तुम अपना वह भाषण दिखाओ जिसकी तुम भाषण प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रही हो। वे हमेशा उसके भाषणों को सुधारते ही नहीं थे, बल्कि यह भी बताते थे कि किन शब्दों और मुहावरों के इस्तेमाल से वाक्य में जान आ जाती है और वे सही जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी वे उसकी गलतियों के लिए डांटते भी थे। मेधा को कभी कभी अपनी माँ के साथ घूमना, खासकर दादर जाना बहुत अच्छा लगता था। उसे हलचलों से भरा मुंबई का यह उपनगर बहुत अच्छा लगता था। दिवाली करीब थी, इसलिए उस दिन वह अपनी माँ के साथ दादर खरीदारी करने गई थी। मेधा की माँ ने उसे गुलाबी रंग की लेस वाली कढ़ाई की हुई फ्रॉक खरीद कर दी। बस का इंतजार करती हुई मेधा अपने चारों तरफ देख रही थी। कतार में खड़े लोगों पर वह कहानियां लिखने के बारे में सोच रही थी, जैसे कि उनके आगे खड़ा एक मोटा आदमी जो पान चबा रहा था, वह जरूर कोई व्यापारी होगा जो अपना पैसा वसूलने के लिए निकला होगा। बड़ा निर्दयी लग रहा था। उनके पीछे खड़ी मैट्रन जैसी औरत जो एक मराठी अखबार पढ़ रही थी, वह जरूर कोई स्कूल टीचर होगी। वह बड़ी गुस्सैल नजर आ रही थी। मेधा ने अपनी कल्पना में उसे कक्षा में किसी शरारती लड़के का कान खींचते हुए देखा। तभी माए, भूखे को 10 पैसा दो। मेधा की कूहनी छूते हुए किसी ने कहा। मेधा ने मुड़कर देखा। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसका फैला हुआ हाथ कांप रहा था और उसे देखकर लग रहा था जैसे वह रो रहा हो। उसके कपड़े चिथड़े हो चुके थे और उसके शरीर से लटक रहे थे। न नहाने के कारण उसके बदन से दुर्गंध आ रही थी। मेधा उसे देखकर बहुत दुखी हुई। बेचारा गरीब, उसने सोचा। शायद उसके घर में पानी न आता हो जिससे वह खुद को और अपने कपड़ों को साफ न कर सका हो। नहीं तो इतने गंदे कपड़े वह क्यों पहने होता। वहां खड़े लोगों में से किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मेधा फिर से विचारों में खो गई। इस बेचारे बूढ़े के परिवार में कोई नहीं होगा। अगर कोई होता तो वह क्यों इस तरह मारा मारा फिरता। अगर वह बाल बच्चेदार होता तो जरूर उसके पोते उसे कहानियां सुनाने के लिए कहते। तभी किसी ने उसकी ओर एक सिक्का फेंका। उसकी बुरी तरह कांपती हथेली उसे पकड़ नहीं पाई और वह सिक्का फुटपाथ पर गिर पड़ा। वह बूढ़ा झुककर उसे कांपते हुए ढूंढने लगा। मेधा से खड़े खड़े यह नजारा देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। वह भी उस सिक्के को ढूंढने के लिए झुक गई। उसे उस आदमी पर गुस्सा आ रहा था जिसने इतनी लापरवाही से वह सिक्का फेंका था। वह उस व्यक्ति से जरूर कुछ कहती, मगर अपनी माँ के साथ होने से वह चुप रहने के लिए मजबूर हो गई। उस सिक्के को ढूंढने के पहले ही उसकी बस आ गई। उसकी माँ बोली, मेधा जल्दी चलो। मेधा जब तक सिक्का ढूंढ पाती तब तक उसकी माँ ने उसे झटके से खींच लिया। माँ जरा रुको, उसके मुंह से तुरंत निकला, मगर तब तक लोगों की वह कतार आगे सरकने लगी थी और किसी को भी उस बूढ़े भिखारी की चिंता नहीं थी जिसे अभी तक वह सिक्का नहीं मिला था। बस में चढ़ने के बाद मेधा ने अपनी माँ की ओर देखा जो टिकट के लिए पैसे निकाल रही थी। मेधा को यह देखकर बहुत बुरा लगा। वह रुआंसी हो गई थी। उसने चलती बस की खिड़की से अपनी गर्दन बाहर निकालकर देखने की कोशिश की कि क्या उस बूढ़े को उसका खोया हुआ सिक्का मिला या नहीं। खिड़की के पास बैठे लोगों ने उसे झल्ला कर देखा, जिससे उसे अपने को ऐसा करने से रोकना पड़ा। वह उस बूढ़े आदमी के लिए चिंतित हो गई कि पैसा न मिलने के कारण उसे भूखा रह जाना पड़े। लोग दूसरे की गरीबी और लाचारी के प्रति इतने संवेदनहीन कैसे हो जाते हैं? वह यह सोचकर हैरान थी। क्या गरीब होने का मतलब यह है कि सभी उसे घृणा से देखें? उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अपनी लाचारी और उस वक्त की मानसिकता में उसने तय किया कि वह एक दिन इसे बदल कर रहेगी।
और तभी इसने यह भी फैसला किया कि उस बूढ़े भिखारी की लाचारी की याद दिलाने वाली उस लेस वाली कढ़ाईदार गुलाबी फ्रॉक को वह कभी नहीं पहनेगी। गरीबों के लिए कुछ करने का मन बनाने के बाद वह हमेशा इस दिशा में कुछ न कुछ करती रही। जब वह 14 साल की हुई तब झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वहां के लोगों को सफाई के बारे में समझाने लगी। इसके साथ ही उनके बच्चों को लिखना और पढ़ना भी सिखाने लगी। मेधा ने अपने हमउम्र लड़के लड़कियों का एक दल तैयार किया जिसका काम वहां के बच्चों को कहानियां सुनाना था। गरीबों के प्रति सेवा की भावना उसमें अनायास ही आ गई और इस काम में उसके माता पिता ने भी उसे प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे उसका काम और संगठित हो गया। समाज कार्य में एमए करने के बाद मेधा पाटेकर ने जनता के शांति से जीने और सद्भावपूर्ण वातावरण में रहने के अधिकारों तथा साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी अपना संघर्ष शुरू कर दिया, जो आज भी जारी है। लेखक तंगा